सबसे ज्यादा इकोनॉमी करती है। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री? आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री। दैट इज वाई इसको नेशन का बैकबोन माना जाता है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये काफी, ये हेवी भी है, मीडियम भी और लाइट भी। यानी इस पे, ये किस पे डिपेंड है? इसकी मशीनरी पे। ये हेवी भी हो सकती है, ये मीडियम भी हो सकती है और ये लाइट भी हो सकती है। देखना ये है कि ये इंडस्ट्री है कौन सी। जैसे कि अगर ये इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्री है या ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की इंडस्ट्री है, सीमेंट वगैरह की इंडस्ट्री, ठीक है। सो या अगर ये डिफेंस की इंडस्ट्री है, हथियार वगैरह बनते हैं, या मेडिकल की इंडस्ट्री है, या टेलीफोनिक कोई भी इक्विपमेंट्स बनाती है, तो ये उस पे बेस्ड है। एंड सेकंड थिंग, ये जो स्टील है ये प्रोडक्शन में भी ज्यादा आता है और कंजप्शन में भी ज्यादा होता है। यानी इंसान को कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं, यूज भी करते हैं, एंड इसकी प्रोडक्शन भी हाई रेट पे हो जाती है। तो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा हेवी ही होती है। ठीक है, क्योंकि देखो हेवी इन द सेंस, हेवी यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे कौन से इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, कौन सी चीजें बनाई जाती है। हेवी इन द सेंस कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, वो काफी हेवी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल्स को लेना, उसका कॉस्ट, ठीक है, जो कोल वगैरह यूज होते हैं मशीन्स में, उसका कॉस्ट, या लाइमस्टोन वगैरह वो भी यूज होता है, तो उसका जो कॉस्ट रहता है वो ज्यादा यूज होता है। दैट्स वाई ये हेवी कहलाता है। ठीक है, देन ये जो स्टील प्लांट्स है वो कहाँ पे लोकेट है, वहाँ के जो फैक्टर्स है वो इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह, या अगर हम 2016 की बात करें तो लगभग लगभग कितनी स्टील की प्रोडक्शन हो गई थी इंडिया में? 95.6। तो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे आता है और स्टील का प्रोड्यूसर माना जाता है। यानी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया करता है यहाँ पे स्टील। तो 2016 में ही एक जो कंजप्शन है, मतलब कंजप्शन रेट पता की थी स्टील की, तो लगभग लगभग पर एनम पर साल यहाँ पे 63 kg हो जाता है इंडिया में। और पूरे वर्ल्ड में लगभग 208। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन 208, तो उसमें से इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 63 था। ठीक है, और आपके जो बुक में है वो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया, वो आपको दिखाया गया है कि किस ईयर में कितना, जैसे कि ये बढ़ता ही जा रहा है। ये टन्स पर एनम है। ठीक है, हर साल कितने टन्स मीटर के हिसाब से। तो 2010 से लेके 11 तक 68.62, 2011 से लेके 12 तक 75.70, 2012 से 13 तक 81.68, 13 से 14 तक 87.67, 14 से 15 तक 92.16, एंड 15 से 16 तक 91%, एंड 16 से 17 तक 101%। तो ये पर कैपिटल यानी जाता ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पे जो कंजप्शन है, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, कंजप्शन जो है वो कम हो रही है। ठीक है, कंजप्शन कम क्यों हो रही है? क्योंकि देखो अब यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स की चीजें बन रही है, अलग अलग मिनरल्स यूज होते हैं, तो स्टील यहाँ पे कम ही यूज होता है। अगर मैं बात करूँ, मैं आपकी डोमेस्टिक लाइफ की बात करूँ, तो आप घर पे जाते हैं, ठीक है, तो घर पे आप देखते हैं, आप स्टील के बर्तन ज्यादा अब यूज नहीं करते हैं। अब कॉपर का फैशन आया, अभी कॉपर ज्यादा यूज होता है, कॉपर ज्यादा कंज्यूम होते हैं। तो स्टील की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा तो हो रही है, लेकिन कंजप्शन कम हो रही है। समझ आया? एंड अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे स्टील को, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब नीचे का एक ये जो है पेज नंबर 69 पे अगर आप देखोगे, इसका जो टेबल है, ठीक है, नोट बस ये वाला जो है,
ठीक है, तो अब देखो कि मैन्युफैक्चर जो है स्टील का, क्या क्या प्रोसेस लगता है। पहले ही तो ये रॉ मटेरियल प्लांट तक हमें ले जाना है, यानी उस इंडस्ट्री तक ले जाना है जो रॉ स्टील होगा। ठीक है, जैसे हम इसको निकालेंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे क्रस्ट से, तो हम वो रॉ ही ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आयरन ओर को मेल्टेड किया जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन, यानी ये जो हमारा स्टील होता है, ये एब्रप्टली स्टील बन के नहीं आता है, इस पे हमें बहुत सारी चीजें स्मेल्ट करनी पड़ती है, पिघलानी पड़ती है। शॉर्ट में आप समझो, उसमें जो स्लैग वगैरह रहता है, स्लैग इन द सेंस, जब आप मिट्टी से कोई चीज निकालते हैं, क्रस्ट से अगर आप कोई चीज निकालते हैं, तो आप देखोगे उसमें छोटे छोटे कंकर, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स वो रहते हैं, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, उसका जो कोक होता है, वो जो हार्ड सब्सटेंस होता है, उसको बर्न करना पड़ता है, और आयरन जो ओर है उसका, ठीक है, स्टील का जो ओर रहता है वो बर्न हो जाता है, हीट अप हो जाता है। उसके बाद मोल्डन मटेरियल जो है वो मोल्ड्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि जब वो पिघला के, जब हम उसको पिघलाते हैं, हीट अप करते हैं, उसके अंदर से वो बड़े बड़े मोल्ड जैसे निकलते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो जो मोल्ड है वही हमारा क्या रहता है, मेटल एक किस्म का। उसके बाद उन मोल्ड्स को क्या किया जाता है, प्रेस करके, रोल करके उनको शेप दिया जाता है। ठीक है, एंड देन वो जो मेटल है, उसके बाद इसको फर्दर मेल्टिंग किया जाता है, इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज के बाद इसमें बहुत सारे मटेरियल्स का यूज होता है, केमिकल्स का यूज होता है, क्रोमियम का यूज होता है, निकल मैग्नीज का यूज होता है, और जब ये सब इसको ऐड करते हैं तभी जाके एक स्टील बनता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें यूज होती है। सो ये काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी मेहनत जाती है इसमें स्टील में। तो इसमें रोलिंग में, शेपिंग में बहुत सारी, या कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है जो मतलब शेपिंग वगैरह नहीं करती है, रोलिंग वगैरह नहीं करती है, वो पहले ही 3 स्टेप्स कर लेती है, उसके बाद किसी और इंडस्ट्री के हवाले कर देती है, उसके बाद वो आयरन, सॉरी, स्टील को शेप करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इंडिया के अंदर, जो कंट्री के अंदर, यहाँ पे जो स्टील की इंडस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये पब्लिक सेक्टर है। तो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में नहीं ये बनाई जाती है, ये ज्यादा पब्लिक सेक्टर ही होती है। उसके बाद चाइना या इंडिया की अगर हम बात करें, तो चाइना से भी काफी अच्छे सेम क्वालिटी का स्टील बनाया गया 1950s में। आज भी चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है स्टील का। ठीक है, तो चाइना जो है वो वर्ल्ड का मतलब कंज्यूमर भी माना जाता है, यानी कंज्यूम भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, इस्तेमाल भी करता है और बनाता भी है। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा आयरन और स्टील की इंडस्ट्री ही पाई जाती है। ठीक है, एंड वहां पे इंडस्ट्रीज क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहां पे जो ये आयरन ओर है वो पास में ही मिलता है। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल जो रहता है वो पास में ही मिलता है, प्लस चीप लेबर भी मिलता है, एंड जो मार्केट है वो काफी एक्सेस करते हैं उसको। ठीक है, मार्केट भी नजदीक है, तो काफी खरीदारी हो जाती है वहां पे छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास। तो इंडिया का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग मतलब इंडस्ट्री है वो आयरन और स्टील ही माना जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, ये जो मतलब स्टील की इंडस्ट्री है, आगे चल के हमने इसको वो पेस नहीं दे पाए जो हम पहले देते थे। जो पहले पहले जब इंडस्ट्री आई थी ना आयरन और स्टील की, तो वो पेस नहीं रहा। तो जैसे कि मैंने अभी बताई एक वजह, कि चाइना भी बन गया था और उसने सेम क्वालिटी का स्टील बनाया। अब देखो यहाँ पे चाइना जो है इंडिया के मामले में टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। ठीक है, तो प्रोडक्शन काफी जल्दी जल्दी हो जाती है चाइना की एज कम्पेयर टू इंडिया। सेकेंड वजह ये है कि वो सेम क्वालिटी के स्टील बनाते हैं। तो ये जो क्वालिटी था, क्वालिटी एक फैक्टर था ना, इंडिया की जो भी चीज मतलब अच्छी मानी जाती थी, अब सेम चीज दूसरी कंट्री ला रहा है, तो एक कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आयरन और स्टील की इंडस्ट्री में कमी क्यों हो गई, ये वो पोटेंशियल वो मतलब परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो पहली जो वजह है वो क्या है, वो पहली वजह है कि लिमिटेड जो कोक हमें यूज होता है इसमें कोल का, वो काफी हाई कॉस्ट पे मिल रहा है। दूसरा, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब लेबर ज्यादा लोग नहीं करते, मतलब मजदूरी अब लोग अपने अपना 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 ढूंढते हैं। उन्होंने देखा
कि किस में फायदा है। पहले लेबर मिलना बहुत आसान होता था क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो वो मजदूरी लेबरिंग वगैरह से दूर ही भागते हैं। उसके बाद एनर्जी वगैरह जो है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे किसी रिसोर्स की बात करें, तो उसकी इरेगुलर सप्लाई हो जाती है, यानी कि वो वक्त पे नहीं मिल पाता है, अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है। ठीक है, चाहे आप फाइबर की बात कर रहे हो यहाँ पे, या पेट्रोल की बात करेंगे या कोल की बात करेंगे, तो वो इरेगुलर सप्लाई जब उसकी हो जाती है, देन इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी इंडस्ट्री है, जब उसका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, अच्छा सा मतलब पुअर, अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आप देखोगे वहां पे मजदूर भी कम होंगे, ठीक है, काम करने वाले भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छा खासा होगा, वहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वहाँ के जो लेबर होते हैं, वो भी अच्छे से काम कर पाते हैं, और उस इंडस्ट्री को काफी ऑर्डर्स वगैरह भी मिलते हैं, मतलब प्रोडक्शन की डिमांड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो लिब्रा एंड सेकंड थिंग, जब हम मार्केट की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो जो फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंट्रीज अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, यहाँ की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती है, तो वो काफी अच्छी चीज बन जाती है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम स्टील की बात करें या आयरन की बात करें, तो जब से यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, एंड जब फॉरेन की जो कंट्रीज है वो यहाँ की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है या लिबरल कर रही है हमारी इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पे, एक्सेप्ट कर रही है इंडियन इकोनॉमी, तो ही जाके जो ये स्टील की जो डेवलपमेंट है वो और भी ज्यादा अच्छे से हो सकती है। ठीक है, जैसे कि दूसरी इंडस्ट्री है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, तो आयरन की स्मेल्टिंग हमें किस किस में यूज होती है, जैसे कि आपके एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट में होने वाले जैसे एयरक्राफ्ट में होने वाले चीजें यूज होती है, आपके बर्तन वगैरह है उसमें एल्युमिनियम यूज होता है, आप जो वायर यूज करते हैं उसमें आप एल्युमिनियम यूज करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एल्युमिनियम से ही दूसरे मतलब जैसे कि एल्युमिनियम पहले यूज होता था, अब क्या होता है, अब उसकी जगह दूसरे दूसरे मिनरल्स ने ले ली, जैसे कि लेड है, कॉपर है, जिंक है, बहुत सारी इंडस्ट्री जब आ गई, तो एल्युमिनियम का जो वो पेस है वो भी मतलब बढ़ने लगा। ठीक है, क्योंकि देखो एल्युमिनियम जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो ना अर्थ के क्रस्ट से, उसमें सिर्फ एल्युमिनियम नहीं होता है, उसमें कॉपर भी होता है, उसमें बॉक्साइड भी होता है, जिंक भी होता है। ठीक है, तो इस चीज से जब इसने पॉपुलैरिटी गेन की, तो वो जो सारे है कॉपर जिंक वगैरह, उनकी पॉपुलैरिटी भी वैसे ही बढ़ गई। और इसके जो खास मतलब कुछ लाइक खासियतें हैं, वो ये है कि ये अच्छा है कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छे से हीट प्रोड्यूस सॉरी ट्रांसफर करता है, मिलेबल भी है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग भी है, और ये मिक्स भी हो जाता है बहुत सारे मेटल्स के साथ। इसकी ये बहुत बड़ी ज्यादा खूबी है कि एल्युमिनियम दूसरे मेटल्स के साथ बखूबी मिक्स भी हो जाता है। तो एल्युमिनियम जो प्लांट्स हैं कंट्री में, इंडिया की अगर हम बात करें, तो जगह जगह पाए जाते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट्स है जिसमें ज्यादा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स लगे हैं, वो वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, केरला है। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेट्स है इसमें ज्यादा एल्युमिनियम प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, जो मैंने बॉक्साइट की बात की थी, जो एल्युमिनियम से ही निकलता है, तो उसको स्मेल्ट करके एक रेडिश कलर रॉक निकलता है, दैट इज बॉक्साइट। ठीक है, एंड ये जो बॉक्साइट है किसमें यूज होता है, लाइक अगर हमें सप्लाई चाहिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर सप्लाई, उसमें बॉक्साइट यूज होता है। ठीक है, सेकंड, ये जो बॉक्साइट है ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, एंड डे टू डे लाइफ में अगर हम एक मानो एक स्टडी देख ले, तो 6 से 4 टन बुक्साइड, ठीक है, 1 टन के एल्युमिनियम में 6 से 4 टन बुक्साइड ही निकलता है। ठीक है, तो जैसे बुक्साइड है, ये कैसे हम बाहर निकालते हैं, क्वेरिंग से, यानी माइनिंग वगैरह करते हैं ना, ब्लास्ट, क्वेरिंग मींस जो बहुत ही ज्यादा सतह पे होती है, जो क्रस्ट है ना, उसका ऊपर का लेवल जब हम खोदने लगते हैं उसे क्वेरिंग करते हैं। ठीक है, क्वेरिंग कहते हैं उसे। माइनिंग हम तब करते हैं जब क्रस्ट के डीप में से मिनरल निकालना हो। ठीक है, तो माइनिंग हमेशा नहीं की जाती है अगर हम मतलब हाथों से, लेबर के काम से ही मतलब मिनरल को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज क्योरिंग। तो क्योरिंग से ये बॉक्साइट बाहर आ जाता है, उसके बाद उसको क्रश किया जाता है, रिफाइनरी जो एल्युमिनियम रिफाइनरी होती है उसमें जो एल्युमिनियम है और बॉक्साइट है उसको अलग किया जाता है। ठीक है,
सो एक और मतलब इंडस्ट्री जो जानी मानी है दैट इज केमिकल इंडस्ट्रीज या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। केमिकल आपको पता ही है, चाहे आप कोई भी केमिकल यूज करते हैं, चाहे आप सिंथेटिक फाइबर्स में ही यूज करते हैं, ठीक है, या सिंथेटिक डाइज आती है आजकल रंग वगैरह, या फिर प्लास्टिक सा बनाते हैं, डाई स्टफ्स बनाते हैं, पेंट आपका, ठीक है, सोप आपकी, डिटर्जेंट या कोई भी चीज, तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल यूज होता है जैसे सोडा वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज को भी काफी फायदा है क्योंकि आए दिन हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, चाहे ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो दोनों सेक्टर्स काफी रैपिड ग्रोथ होती है। इंडिया, चाहे इंडिया की ही बात करें या मतलब किसी और कंट्री की बात करें, तो इसमें जो मतलब प्रोडक्शन है वो सेम हो जाती है एंड कंजप्शन भी सेम ही हो जाती है। मतलब कि इसमें जो रेशियो रहता है ना वो सेम रहता है, चाहे जितना भी आप प्रोड्यूस करें लोग इसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एंड जैसे कि सीमेंट की इंडस्ट्री है उसमें भी बॉक्साइट यूज होता है। ये जो आपका दूसरा टॉपिक है सीमेंट इंडस्ट्री, तो इसमें भी बॉक्साइट यूज होता है। या जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इसमें भी बॉक्साइट यूज होता है। तो अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो हमारी एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा तो मतलब ये एग्रीकल्चर में ही यूज होता है। तो मेन केमिकल्स में ये यूज होता है, जैसे एल्युमिनियम फॉस्फेट है, ठीक है, पोटैश है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो पूरे कंट्री में ये इंपोर्ट होता है और इसके अलग अलग कोई रिजर्व भी नहीं है, यानी कि पोटेशियम की कोई रिजर्व नहीं है, अलग अलग कोई रिजर्व नहीं है, ये फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री में ही जाता है, समझ आया। उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था यहाँ इंडस्ट्री में, यानी इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हुआ ये था कि बहुत सारे कंट्रीज में जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसकी फर्टिलाइजर बहुत ही हाफ हुई क्योंकि सब ने कहा कि फर्टिलाइजिंग से प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है एग्रीकल्चर में, नो डाउट, बट इससे जमीन की क्वालिटी बहुत कम होती है। जो सॉइल में अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को मिलते हैं, तो ज्यादा फर्टिलाइजर छिड़कने से वो मर जाते हैं, समझ आया। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बचाने के लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन अडेप्ट किया था इंडिया में, तो बहुत सारे कंपनीज बंद भी हुई थी, फर्टिलाइजिंग कंपनीज, या उन्होंने मानो वो हाइब्रिड क्वालिटी की सीड चाहते थे तो बहुत उन्हें अपना बिजनेस भी चेंज किया, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजिंग का मतलब प्रोडक्शन है वो हाफ ही हो गया था, ठीक है। तो दूसरे जो कंट्री, सॉरी दूसरे जो स्टेट्स है, मतलब जहाँ पे हाफ हुआ वो कौन सी कंट्री, सॉरी वो कौन सी स्टेट्स है जहाँ पे हाफ हो गई थी प्रोडक्शन, वो गुजरात है, वो तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि जहाँ पे अभी भी उतनी सिग्निफिकेंस में मतलब प्रोडक्शन होती है, दैट इज आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, समझ आया। सो या दूसरी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आपकी, या सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो आपको पता ही है आए दिन सीमेंट कितना यूज होता है, हद से भी ज्यादा यूज होता है। चाहे आप रोड्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, आप मकान बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो सीमेंट जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है और ये हेवी मटेरियल माना जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफी अच्छे पेस पे रहता है। तो फर्स्ट पहला सीमेंट प्लांट चेन्नई में खोला गया था, सेटअप किया गया था 1904। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ये इंडस्ट्री है सीमेंट की, ये काफी मतलब इसको काफी एक्सपैंड मिला, क्योंकि पहले क्या होता था इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियंस होते थे वो कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकते थे विदाउट परमिशन। तो जैसे ही उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की, उन्होंने देखा कि हमें बहुत सारी मतलब डेवलपमेंट लानी है, तो उन्होंने अलग अलग इदारे खोलने स्टार्ट कर दिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड हो गई, तो इसी से सीमेंट की भी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ये जो सीमेंट है, सीमेंट के लिए हमें अलग अलग मार्केट की भी जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग मार्केट जैसे कि ईस्ट एशिया है, मिडिल एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, ईस्ट एशिया का पूरा पार्ट जो है वहां पे सीमेंट जाता है। तो इंडस्ट्री जो है इसमें
मतलब वो प्रोडक्शन भी अच्छे से कर लेता है और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी माना जाता है, यानी एक्सपोर्ट भी होता है और इम्पोर्ट भी होता है, ठीक है, अच्छे से सप्लाई भी है, डिमांड भी और सप्लाई भी दोनों अच्छे से मिल जाती है। देन इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो आए दिन आप देखते हो कितने सारे ऑटोमोबाइल्स यूज होते हैं, चाहे आप थ्री व्हीलर की बात करें, ठीक है, वो जो बड़ा बड़ा ट्रक होता है, बस की बात करें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटीज की बात करें, तो हद से ज्यादा इसकी डिमांड है, ठीक है। आप देखोगे हर एक फैमिली मेंबर्स में कुछ ना कुछ अपना ही अपना अलग ट्रांसपोर्ट होता ही रहता है, तो डिमांड बहुत ज्यादा है व्हीकल्स की मार्केट में, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये जो इंडस्ट्रीज है इनका भी अच्छा खासा फायदा हो जाता है। तो पैसेंजर कार से लेके टू व्हीलर तक, तो ये सारा जो इंडस्ट्री है ये फुल्ली मतलब डिपेंडेंट किस पे है, एक दूसरे पे। मतलब ऑटोमोबाइल जो है आपने देखा होगा, ऑटोमोबाइल मतलब कोई भी कार ले लो तो उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो एक ही इंडस्ट्री नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इसमें जो इंडस्ट्री है उनको एक तरह का इंटीग्रेशन में काम करना पड़ता है एक ऑटोमोबाइल बनाने के लिए। सेकंड, फिर जो ये बेचते हैं, मानो पूरी फुल फ्लेजेड कार जब तैयार होके जाती है फिर वो किसी शोरूम पे जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी जो इकोनॉमी है वो जुड़ी हुई है आपस में। तो सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, वो कहाँ कहाँ है, गुड़गांव में है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु। समझ आया? तो इसमें अब आपको है इस वाले टॉपिक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, तो ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि इन सारी इंडस्ट्रीज से हर तरह का पोल्यूशन होता है, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है, ठीक है। तो मंडे आपका ये चैप्टर। मैम, हाँ जी। आपने बोला ना स्टील इंडस्ट्रीज में ज्यादातर पब्लिक सेक्टर होता है, तो उसका मतलब ये है कि पब्लिक उस पे इन्वेस्ट करता है उस उन इंडस्ट्रीज में। पब्लिक सेक्टर इन द सेंस कि मैंने पहले बताया था, पब्लिक सेक्टर में कभी क्या होता है, जो ओनर होता है ना उसके शेयर्स बहुत कम होते हैं, तो वो पब्लिक को कहता है कि आप मेरी जो सेक्टर है या चाहे वो कंपनी है या क्या है, आप ओ करो, इसमें शेयर खरीदो। लेकिन वो हर टाइम पे जरूरी नहीं है। पब्लिक सेक्टर इन द सेंस यहाँ पे कि वो गवर्नमेंट और एक इंडिविजुअल ओ करते हैं। समझ आया? अच्छा, ठीक है। हम्म। ओके, आपकी मैं अटेंडेंस ले लूँ, क्लास हो गई। रोल नंबर 5 मेरा। उबैद, आप रोज क्लास क्यों नहीं देते हो? आपने सिर्फ एक क्लास दी है थर्ड यूनिट में। आप लोग लीव कर दो, क्लास हो गई।